नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। दूसरी बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। और तीसरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दिखाएंगे, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। चौथी बड़ी खबर होगी जम्मू कश्मीर से, जहां राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मैदान में नए चेहरे उतारने के संकेत दिए हैं। पांचवी बड़ी खबर होगी नेपाल से, जहां हादसा हुआ है और भारतीय यात्री बस की नदी में गिरने से करीब 14 लोगों की जान चली गई है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको दोपहर 2 बजे की दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 5 बड़ी खबरें। पहली खबर आपको पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई दिखाएंगे। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में एक दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हैं। 6 हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद अब वे यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। और रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जंग चल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे पर शांति की पहल कर सकते हैं। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ डिफेंस, अर्थव्यवस्था और बिजनेस क्षेत्रों के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन के 1991 में आजाद होने के बाद नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस पूर्वी यूरोपीय देश की यात्रा पर आए हैं। और यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी ने वहां शांति बहाल होने की उम्मीद की थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन आने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण देना ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए हैं, राजधानी कीव पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस दौरान ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री कीव पहुंचे हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। जी हां, जो सुनवाई होना थी वो 5 सितंबर तक टाल दी गई है। और कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में बताया कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे केस में जवाब देने के लिए उसे और समय चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक केस में सीबीआई का जवाब बुधवार रात 8 बजे मिला है। एजेंसी की अपील पर कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते का समय दिया था। 14 अगस्त को सीबीआई केस में केजरीवाल की एक और याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी और केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, वहीं सीबीआई केस में वे जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से केजरीवाल का सीबीआई ईडी का मामला चला आ रहा है, 5 सितंबर तक अगली सुनवाई होगी, जमानत पर सुनवाई होना है, सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख दी है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहा गया है और किस तरह की सुनवाई आगे होगी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 5 सितंबर तक जेल में रहने वाले हैं, इतना तो देखिए अब फाइनल हो गया है। और सीबीआई ने इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है, तो अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने जा रही है। और देखिए जब ये सुनवाई आज होनी थी तब ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिल सकती है, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही थी और तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए इस सुनवाई का टलना ही ऋषभ केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और देखिए होप आम आदमी पार्टी को इसलिए भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है, तो उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको भी जमानत जो है वो मिल सकती है। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी और पूरा मामला एक बार डिस्कस होना था, तो वही देखिए सीबीआई ने आज कोर्ट में बता दिया कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया। देखिए 2 मामले थे जिसमें एक में जवाब दाखिल कर दिया, यानी कि जो जमानत वाला था उसमें दाखिल कर दिया है हलफनामा, लेकिन जो गिरफ्तारी वाला था उसमें अभी हलफनामा दायर नहीं किया और सीबीआई ने समय मांगा। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि कोर्ट ने समय भी दे दिया। और देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने आज ये बात कही कि एक केस में सीबीआई का जो जवाब है वो भी हमें रात को 8 बजे मिला है, तो एजेंसी की अपील पर जो कोर्ट है उसने सीबीआई को 1 हफ्ते का
समय दे दिया है। लेकिन अब लगातार देखिए जिस तरीके से लगातार मुश्किलें तो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही है, लेकिन एक होप भी है। जिस तरीके से दिल्ली में होर्डिंग्स लगा दिए गए कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, अब केजरीवाल भी जल्द ही आ जाएंगे। और देखिए कोर्ट भी कह चुका है, कोर्ट भी पहले ये कह चुका था कि भाई बेल का जो अधिकार है वो हर किसी का अधिकार है। तो इस वजह से ऋषभ, अरविंद केजरीवाल भी अपनी जमानत को अपना हक मानते हैं। और वो तो देखिए लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। और लगातार आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि फर्जी मामले में बीजेपी के दबाव में उनको अंदर कर दिया है। लेकिन आज जिस तरीके से होप थी वो होप टूट गई। अब मामला 5 सितंबर तक खिंच गया। 5 सितंबर को देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो सीबीआई है वो अब हलफनामे में मेंशन करेगी और क्या कुछ कोर्ट का रुख रहेगा। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की उम्मीद ऋषभ बढ़ गई है कि हो सकता है 5 तारीख को जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के हक में। निश्चित तौर पर देखिए उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से 5 सितंबर तक ही मामला खिंच गया है तो कहीं ना कहीं एक समय और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पहले से कहती आई है कि सीबीआई हो, ईडी हो, लगातार इस तरह की रिपोर्ट का हवाला देकर और समय की मांग करते हैं। या 1 हफ्ते ऑलरेडी समय दिया गया था और उसके बाद पर्याप्त उनके पास समय था। तो अब क्या कुछ सियासी रूप से प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी की ओर से दिखाई देंगी या देखने को मिली है? तनु जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का मामला जो है वो लगातार जारी है। लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है और हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो नेता है उनको जेल में डाल दिया। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो जिस तरीके से ये शराब नीति आई थी और जिस तरीके से देखिए सीबीआई भी जो है वो किंगपिन कह चुकी है, ईडी भी किंगपिन कह चुकी थी, वही बात बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि खुद मुख्यमंत्री हैं वो, उनके संरक्षण में सब कुछ ये हुआ है। अब देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है, जब भी चाहे संजय सिंह वापस आए हो या फिर मनीष सिसोदिया वापस आए हो, सत्यमेव जयते। और वो हमेशा ही इस बात के लिए कहते हैं कि सत्य की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए, संजय सिंह भी बाहर आ गए। लेकिन देखिए बीजेपी का हमेशा से कड़ा रुख देखने को मिलता है। बीजेपी हमेशा यही कहती है कि जो करा है वो भोग रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजनीति इस पर हो रही है। देखिए लेकिन अब ये भी है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, पार्टी के लिए एक संजीवनी जरूरी है ऋषभ, ये जरूर हो जाता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का आना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए दिल्ली में अब विधानसभा इलेक्शंस है और विधानसभा इलेक्शंस में केजरीवाल का हमेशा से डंका बजा है। आम आदमी पार्टी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, संजीवनी यहाँ पर साबित होगा। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो विधानसभा इलेक्शंस क्रैक करना देखिए जो जिस तरीके की खबरें हैं उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर देखिए अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो वाकई में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए तो अरविंद केजरीवाल को बाहर आने का मौका मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव मुझे लगता है बहुत बड़ी मुश्किल होना नहीं चाहिए। और वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए जो मुख्य मिशन है, कहीं की जिसको लेकर पूरी जद्दोजहद है, वो विधानसभा चुनाव भी है। मजबूत स्थिति में देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ 5 सितंबर को सुनवाई होगी और आखिर कब राहत केजरीवाल को मिलेगी, या फिर बीजेपी क्या कुछ, या फिर जो सीबीआई या ईडी के जो पक्षकार है वो क्या कुछ दलील रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। नवी मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए यह अरेंजमेंट किया गया है। और गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी थी। 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान पवार की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और कुछ दिनों पहले राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। तो ऐसे में ये बयान शरद पवार ने दिया है। Z+ सुरक्षा दिए जाने पर शरद पवार ने बयान दिया है, केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी है, विधानसभा चुनाव के पहले जरूरी जानकारी चाहिए होगी शायद, ये उन्होंने हिंट दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है और उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, तंज कसा है केंद्र सरकार पर, कहा कि चुनाव आने वाले हैं, कोई जासूसी के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, किसी तरह की शायद जानकारी उनको चाहिए होगी, क्या कुछ मायने उनके इस बयान के? जी बिल्कुल, दरअसल केंद्र सरकार के इसमें 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी थी। और इसके तहत
10 अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान पुलिस सुरक्षा तैनात किए गए थे। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को संबंधित प्रदर्शनों ने लेकर खुफिया एजेंसी ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। इस विषय पर सिक्योरिटी पर जब शरद पवार को नवी मुंबई में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो शरद पवार ने यह आरोप लगाया है कि प्रमुख केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया है और नवी मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि उन्होंने हो सकता है कि मेरे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए यह एडजस्टमेंट किया है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे यह बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, कोई आधार इसका देखा जा सकता है या फिर इसे एक सीधे तौर पर सियासी रूप से एक बयानबाजी देखने को कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आना है तो इसको लेकर निश्चित तौर पर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यह सिर्फ सियासत से जोड़कर देखें या वाकई में उनकी बात के कोई मायने निकाले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जी शरद पवार कहाँ जाते हैं, किससे मीटिंग करते हैं और कि इस जानकारी के लिए भी हो सकता है कि केंद्र सरकार ने वो सुरक्षा बढ़ाई गई है, ऐसा मानना शरद पवार का है। और कुछ ही दिन पहले जो बदलापुर में जो हादसा हुआ था उसके बाद लड़कियों की सुरक्षा की जरूरी है और बीच में सुप्रिया सुले ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर ये लड़कियों जो यहाँ पे महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है तो मेरी सिक्योरिटी निकाल के उनको सिक्योरिटी दी जाए। जी निश्चित तौर पर, लेकिन अब सवाल ये कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन संदीप देखने को मिला है? क्योंकि जिस तरीके से बयान शरद पवार ने दिया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पर वार पलटवार तो होगा। जी बिल्कुल, वैसे ही होने की संभावना है क्योंकि शरद पवार अब सिक्योरिटी लेते हैं या नहीं, ये अब देखने वाली बात रहेगी। निश्चित तौर पर शरद पवार क्या सिक्योरिटी लेंगे, क्योंकि सवाल बना हुआ है। हालांकि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि जानकारी निकालने के लिए, जासूसी के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, वाकई में अब देखना होगा कि वो सुरक्षा लेते हैं या नहीं। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान प्रतिपक्ष में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मैदान में नए चेहरे उतारने के संकेत दिए हैं। उन्होंने पार्टी के सीनियर कैडर को जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर विचार करने को कहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन के ठीक बाद राहुल का यह बयान पार्टी में बगावत को रोकना भी माना जा रहा है और साथ ही एनसी वाले सीट गठबंधन में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं का टिकट कट जाएगा। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सच्चा सिपाही बताया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पार्टी के जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता भी विधानसभा तक पहुंचे और लोगों की आवाज रखें। राहुल के भाषण के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ आगे स्थिति बनती है इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात कही है, कहीं ना कहीं मायने निकाले जा रहे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे टिकट दिया जा सकता है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे और तमाम मंथन किया है, मिशन जम्मू कश्मीर पर सक्रिय हो गए हैं और अब जो बात कही जा रही है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस टिकट दे सकती है, ऐसा हिंट राहुल गांधी ने किया है। क्या उनकी बातों के मायने हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा विस्तार से बताइए एजाज। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि एनसी इत्तेहाद के लिए राहुल गांधी का नया मंसूबा जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मैदान में नए चेहरों को मैदान में उतारने का इशारा किया है। मैं आपको बता दूं कि इसी वक्त टिकट देने पर गौर करके कहा कि गिरन इत्तेहाद के बाद पार्टी में बगावत को रुकन के लिए राहुल गांधी ने बयान पर भी गौर किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जब कल जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और यहाँ कश्मीर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं नए चेहरे को मैदान में लाना चाहता हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, मायने निकाले जा रहा है कि पार्टी में
बगावत को रोकने के लिए कदम हो सकता है। किस तरह की बगावत की संभावना नजर आती है, क्योंकि अगर वो एनसी के साथ गठबंधन उन्होंने किया है, फारूक अब्दुल्ला के दल से गठबंधन किया है, तो क्या किस तरह की बगावत का अंदेशा कांग्रेस को है, जिसके चलते इस तरह कदम की बात राहुल गांधी कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको ये बता दूंगा कि अलायंस की अगर बात करें, अलायंस तो कल 90 सीटों पे हो चुकी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अभी अभी मीटिंग चल रही है, दिल्ली में मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। अभी अभी सोर्सेज के मुताबिक ये 17 जो पहला फेज है, साउथ कश्मीर का पहला फेज है, उसमें 24 सीटें हैं। 24 सीटों में से 17 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगा और 6 सीटों पर कांग्रेस लड़ेंगे, और एक सीटें वो इंडिपेंडेंट है, आजाद हैं, वो भी अलायंस में है, सीपीआई मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फारूक अब्दुल्ला का तो यहाँ पर जमीनी आधार है, उनके दल का जमीनी आधार कश्मीर जम्मू में दिखाई देता है, लेकिन अगर कांग्रेस का गठबंधन है तो क्या कुछ आप तस्वीर देखते हैं? क्योंकि सक्रिय तो कांग्रेस हुई है, लेकिन कितना आगे फायदा मिल पाएगा फारूक अब्दुल्ला से गठबंधन करने का, या कोई जमीनी आधार कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है आपके नजरिए से? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ इसमें भी अलायंस हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा मदद मिला है इसमें, अलायंस में। इसके बाद भी आज भी जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, बस कुछ दिनों के बाद यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला को इसमें मदद मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, अब कांग्रेस सक्रिय हुई है, राहुल गांधी के बयान के मायने कई हो सकते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जाजा आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की, जहां मध्य नेपाल में एक भारतीय यात्री बस की नदी में गिरने से करीब 14 लोगों की जान चली गई है। 14 लोग काल के गाल में समा गए। रिपोर्ट के मुताबिक बस में 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में हुई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण विद्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पोडेल के नेतृत्व में 45 कर्मियों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू किया जा चुका है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई एक भारतीय बस शुक्रवार को हादसे का शिकार हुई है। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहुन के एसपी बीरेंद्र शाही ने हादसे की जानकारी साझा की है, और इस बीच उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने कहा कि नेपाल की घटना के संबंध में संपर्क कर रहे हैं। इससे पहले इस साल जुलाई में नेपाल में 2 बसों में सवार 65 लोग उफनती त्रिशूली नदी में बह गए थे। ऐसे में 14 लोगों की जान जाने की अब तक अपडेट निकलकर सामने आई है। तो नेपाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है, और दुखद बात यह है कि भारत के ये यात्री बताए जा रहे हैं जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। भारतीय बस हादसे का शिकार हुई है। 40 यात्री बस में सवार थे और 14 यात्रियों की जान जा चुकी है। काठमांडू जा रही यूपी की बस नदी में जा गिरी। हादसे में 14 मौतें हुई हैं। 40 यात्री बस में सवार थे, कुछ लोग घायल भी होना बताया गया है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल में भीषण सड़क हादसे में भारतीय यात्रियों की मौत हो गई है। भारत से बस नेपाल जा रही थी और हादसे का शिकार हुई। 14 मौतें हो चुकी हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, नेपाल में सड़क हादसा हुआ है, बस हादसे का शिकार हुई है। दुखद बात यह है, चिंता की बात यह है कि भारतीय यात्रियों की ये बस थी, भारतीय यात्री सवार थे। गोरखपुर से बस रवाना हुई थी, 14 की मौत हो गई है। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? जी देखिए ऋषभ, आपको साफ तौर बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान लिया है और तत्काल जो राहत आयुक्त हैं उनको निर्देश दिए कि नेपाल सरकार से बात करें। तो नेपाल सरकार से लगातार बात हुई है, रेस्क्यू लगातार जारी है। इसमें 14 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अगर बात कर ले तो महाराजगंज के एसडीएम और सीओ को तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सरकार ने रवाना कर दिया है, वो तत्काल मौके पर पहुंच रहे हैं। वहीं लेकिन अगर बात की जाए तो पूर्व में भी 2 बसों का इस तरीके से हादसा हो चुका है। लगातार जो है इस तरीके के हादसे होते नजर आ, लेकिन ये जो हादसा हुआ एक बड़ा हादसा हुआ है। जो बस से जा रही थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की थी और बस अनियंत्रित होकर जाके नदी में गिर गई, जिसके गिरने दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 14 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है इसमें 40 लोग थे, लेकिन अभी कितने लोगों की और इसमें मृत्यु होने की संभावना है और कितने लोग गंभीर रूप से घायल है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया और तत्काल यहाँ से अधिकारियों को जानने के निर्देश भी दिए हैं। जी
बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उसमें 14 लोगों की जान जाना बताया गया, 14 की मौत हुई है। और जिस तरीके से सीएम ने संज्ञान लिया है, समीर, कुछ जानकारी मिल पाई है जो गोरखपुर से बस रवाना हुई थी, कौन इनके परिजन है, कहां से आए थे, किसी की पहचान को लेकर, या फिर कोई परिजन में कोहराम मचा होगा? सीएम योगी लगातार संज्ञान बनाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी मिल पाई? आपने अगर जानकारी ली हो, क्या उनका हाल है, किस तरीके से, कौन से परिवार से वो आते थे, कौन कौन शामिल थे? जी, लगातार सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संज्ञान वार्ता कर रहे हैं नेपाल सरकार से। और अभी जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ उनके भी डिटेल पूरी सरकार के पास आ नहीं पाई सरकार, लेकिन इसमें लगातार बनी हुई है। क्यों टोल फ्री नंबर भी इसमें अभी जारी किया जाएगा, जिस तरीके जिसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो वो टोल फ्री नंबर पे अपनी परिजन की पहचान भी कर सकता है। तो अभी देखिए, देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा है और उत्तर प्रदेश की बस का हादसा हुआ है नेपाल में। जी बिल्कुल, दर्दनाक हादसा है, दुखद हादसा है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आगे जो मौत का आंकड़ा है वो और ना बढ़े और सभी सकुशल वापस लौटें। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।